नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो चाहे इसमें आपका यार आरपीएससी वाला एग्ज़ाम है या फिर आगे जो आपका स्टेट का एग्ज़ाम होगा या डिप्टी प्लस भी, जिसमें भी आगे जब वैकेंसी आपको नई देखने को मिल सकती है, या फिर आप यूजीसी नेट या किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जो उसमें व्याकरण जरूर आती है और संधि ऐसा भाग है जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और आरपीएससी वाला जो सिलेबस है, अगर आपने नहीं देखा था तो ये आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें तो संधि जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, संधि 3 होती है, अच, हल और विसर्ग संधि। अच संधि को स्वर संधि कह देते हैं, हल को व्यंजन संधि और ये विसर्ग संधि है। तो इसी को जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि संधि जो वो होती क्या है। तो व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार से। यह वर्ण विधि है दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य, अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार होगा उसे ही हम संधि कहेंगे। अब संहिता का मतलब भी कई बार आता है एग्जाम में, तो संहिता का मतलब ही संधि से है। जैसे कि विद्या प्लस में आल्य है, विद्या में आ है और आल्य में आ है, तो ये मिलकर आ हो जाएगा, मतलब संधि हो जाएगी इसमें आ और आ में। तो विद्या देख सकते हैं आ और साथ में लय है, तो आ और आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक अवर्ण रूप दीर्घ एकादेश हो गया है। तो दीर्घ संधि उसका उदाहरण है ये। तो ये होती है आपकी संधि। अब संधि कितनी होती है? संधि के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। एग्जाम में ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि अच संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अच को स्वर संधि कह देते हैं और व्यंजन को हल संधि और ये विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आ जाती है जो स्वर संधि क्या होती है। स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में हमें जो व्यंजन जो उनकी सहायता न लेनी पड़े। तो दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहेंगे। और इसके आगे भेदों की बात करें तो जैसे दीर्घ संधि इसी में ये आएगी। सूत्र की बात करें तो ये वाला सूत्र है, अकस्वर्णे दीर्घ है, क्या करता है? दीर्घ करता है। यदि हर्षव या दीर्घ, हर्षव या फिर दीर्घ, अ इ उ तथा री स्वरों के पश्चात हर्षव या दीर्घ, अ इ उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रम से आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री हो जाते हैं। मतलब जमा जो है उससे पहले, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इसका सूत्र बतलाया गया है। तो ये जमा है, इससे पहले अगर कोई स्वर है और बाद में भी स्वर है तो उसका दीर्घ हो जाता है। देख सकते हैं अ या आ, कोई सा भी हो, बाद में भी इनमें कोई सा हो तो दीर्घ ही बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर जमा से पहले उ या उ कोई सा भी और बाद में भी कोई सा हो तो बनना आपका दीर्घ वाला ही है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये इसमें है, जमा से पहले हर्षव दीर्घ कोई सी भी हो, बाद में भी हर्षव दीर्घ कोई सी हो तो बननी आपकी दीर्घ ही है। इसी प्रकार से री का है, री का तो दीर्घ होता है क्योंकि लिरी जो उसी का दीर्घ नहीं होता है। कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ये, तो लिरी का कोई दीर्घ नहीं होता है, तो री का तो होता है। तो ये होती है आपकी दीर्घ संधि। अब इसके आगे उदाहरण जो यहाँ पर बतलाए गए हैं, जैसे पुस्तकालय है, पुस्तकालय होगा, जब इसका हम संधि विच्छेद करें क्या बनेगा? पुस्तक और आलय, अ है और आ है, अ और आ, ये वाली कंडीशन थी यहाँ पर, ये दोनों वाली, तो बनना ये वाला ही है, तो इस कारण से पुस्तकालय है। इसी प्रकार से देवाशीष है, देव में क्या है? अ है यहाँ पर और ये आ है, तो अ और आ बनना ये वाला है, देवाशीष है। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं दैत्यारी, ये वाला रूप है। संधि विच्छेद क्या होगा? दैत्य और साथ में अरे ही, यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ है, तो बनना क्या है? दीर्घ आ, तो यही तो बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा
चापी, इसको भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, च और अपी, इसमें भी अ है ये भी अ है, तो बनना आपका ये वाला है चापी। विद्यार्थी है, विद्या प्लस में अर्थी, आ और आ, जमा से पहले आ है बाद में आ है, लेकिन बनेगा ये वाला विद्यार्थी। इसी प्रकार से गिरीन्द्र है, ई वाला पढ़ा था हमने, जमा से पहले हर्षव दीर्घ कोई सी भी हो बाद में भी हर्षव दीर्घ कोई सी भी हो, बननी आपकी दीर्घ वाली ही है, तो बननी कौन सी है, दीर्घ ए। इसी प्रकार से कपीस है, कपी प्लस में ईश है, यहाँ पर हर्षव और दीर्घ कोई सी भी हो, बननी ये वाली है। महिष है, मही प्लस में ईश है, जमा से पहले हर्षव दीर्घ कोई सी भी हो और बाद में भी यहाँ पर कोई सी हो, तो बननी दीर्घ वाली है, महिष है। नदी से है, नदी प्लस में ईश है, हर्षव दीर्घ कोई सी भी हो तो दीर्घ ही होगा, नदी से है। लक्ष्मीश्वर है, लक्ष्मी प्लस में ईश्वर है, जमा से पहले हर्षव दीर्घ कोई सी भी हो बाद में भी हर्षव दीर्घ कोई सी हो, बननी दीर्घ ई ही है। सुक्ति आ जाती है, सु प्लस में उक्ति ही, सही होगा इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पर उ वाला भी हमने पढ़ा था, जमा से पहले हर्षव दीर्घ कोई सा भी हो, बनना आपका दीर्घ वाला ही है, तो ये वाला बनेगा सुक्ति। ऐसे भानुदय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण बहुत बार आता भी है एग्जाम में। तो भानु प्लस में उदय है, हर्षव है बाद में भी हर्षव है लेकिन होगा दीर्घ। इसके बाद आ जाता है पितृणम, पितृ प्लस में ऋणम, यही बनता है इसका। तो जमा से पहले क्या है, यहाँ पर हर्षव दीर्घ कोई सी भी हो बाद में भी कोई सी हो, बननी आपकी दीर्घ वाली है, तो ये दीर्घ जो होता है ये दीर्घ होती है, तो इस प्रकार से होगा ये। इसके बाद आ जाता है जो इसका दूसरा भेद है स्वर संधि का, कौन सा है, गुण संधि है। सूत्र कौन सा है, आदगुण है, कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, आधे गुण से गुण संज्ञा और आदगुण है जो उसके द्वारा गुण होता है। तो कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखी थी तो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो क्या होता है गुण संधि, और सूत्र है आपका ये वाला, आदगुण है। यदि अ या अ के बाद हर्षव या दीर्घ कोई सी भी ई हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद मतलब जमा के बाद, यदि अ या आ के बाद हर्षव या दीर्घ कोई सी भी ई हो तो उनको ए हो जाएगा। इसी तरह अ या आ के बाद मतलब जमा, इसके बाद में हर्षव या दीर्घ कोई सा भी ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से अ या आ के बाद में यदि री हो तो उसको अर हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा कि अ या आ के बाद में हर्षव दीर्घ ई कोई सी भी हो उसको ए हो जाएगा, और इसी प्रकार से अ या आ के बाद में हर्षव दीर्घ ऊ कोई सा भी हो उसको ओ हो जाएगा, और इसी प्रकार से अ या के बाद में अगर री हो तो उसको अर हो जाता है। तो किस में होता है, एक गुण संधि जो है इसमें होता है। अब ये इसके यहाँ पर सूत्र भी है, देख सकते हैं, जमा से पहले हर्षव मतलब अ या आ में कोई से भी हो और बाद में हर्षव दीर्घ कोई सी भी हो तो बनना उसका ए ही है। तो जैसे इसका उदाहरण है यहाँ पर उपेंद्र है, क्योंकि संधि तो सारी महत्वपूर्ण है चाहे कोई सा भी उदाहरण है। तो उपेंद्र में क्या बनेगा, ये बन जाएगा उप और साथ में इंद्र है, यहाँ पर अ है और ये ई है, तो और ई में ए उपेंद्र है। इसी प्रकार से देवेंद्र है, और सीधी अगर आप इसकी पहचान करोगे सीधी एकदम से, अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ ऐसे ही पता होना चाहिए कि शब्द रूप देखूं और उससे एकदम से पता लगा लूं कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसके लिए आपको ये पहचान करनी होगी। एक मात्रा जो आती है ये मान के चलो 99% जो है ये गुण संधि में ही आती है एक मात्रा। तो देवेंद्र है, देव प्लस में इंद्र है। गणेश है, गण प्लस में ईश है। महेश है, महा प्लस में ईश है। नरेश है, नर प्लस में ईश है। सुरेश है, सुर प्लस में ईश है। तो इस प्रकार से बनेगी ये। अब अ ए एम ओ वर्णों को गुण वर्ण भी कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ ले जाए कि गुण वर्ण कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एग्जाम है कुछ भी आ सकता है।
तो अगर एग्जाम में ऐसे ही आ जाए कि गुणवर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अ, ए और ओ, ये जो तीनों हैं इनको गुणवर्ण माना गया है। इसी प्रकार से आ जाता है लतेव। इसका भी जब हम संधि विच्छेद करें क्या बनेगा, ये बन जाएगा लता और ईव, आ है और ई है, ए ही होगा उसको लतेव। गंगेती है, गंगा प्लस में इति, क्या बनेगा गंगेती। इसके बाद फिर इसका जो दूसरा नियम है ये आ जाता है, जमा से पहले अ या आ कोई सा भी हो और बाद में उ या दीर्घ उ कोई सा भी हो तो उसको ओ होगा। अब जैसे यहाँ पर भाग्योदय है, संधि विच्छेद भाग्य प्लस में उदय है, अ है और उ है, क्या बनेगा इसको ओ हो जाएगा, भाग्योदय है। सूर्योदय है, सूर्य प्लस में उदय है। नरोत्तम है, नर प्लस में उत्तम है। हितोपदेश है, हित प्लस में उपदेश है, वैसे अ और उ को ओ गुण। महोत्सव है, महा प्लस में उत्सव है, ये बनेगा इसका। तो हित उपदेश है, हित प्लस में उपदेश है, अ है और उ है, ओ हो जाएगा इसका। अब ये तो उसमें भी आता है आपके गद्य पद्य वाले भाग में, गद्य में हितोपदेश के रचिता कौन है, नारायण पंडित, उनके द्वारा रचित है। महोत्सव है, महा प्लस में उत्सव है, अ और उ में ओ गुण। गंगोदकम है, गंगा प्लस में उद्गम। यथोचितम है, यथा प्लस में उचितम। गंगोर्मिहि, गंगा प्लस में उर्मिहि। महोरुहु, महा प्लस में उरुहु। नवोढ़ा, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, नवोढ़ा ये वाला भी, तो नव प्लस में ओढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर नियम है, अ और आ जमा से पहले हो और उसके बाद में री या दीर्घ री कोई सी भी हो तो उसको अर होगा गुण। जैसे यहाँ पर देवर्षि है, देव प्लस में ऋषि है, तो अ और री को अर गुण। ग्रीष्म ऋतु हो, ग्रीष्म प्लस में ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो। वर्षा ऋतु हो, वर्षा प्लस में ऋतु हो, तो री को अर होकर वर्षा ऋतु हो। तो ये ऐसे गुण संधि है। इसके बाद आ जाता है जो स्वर संधि का तीसरा भेद है यहाँ पर, वृद्धि वाला। सूत्र की बात करें तो वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा होती है। तो यह है वृद्धि वाला। अब ये इसका नियम क्या है, यदि अ या आ के बाद में ए या फिर आई आए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा। इसी तरह से अ या आ के बाद में ओ या फिर औ हो तो दोनों के स्थान पर औ एक आदेश हो जाएगा। तो यही है। तो अ या आ के बाद में ए या आई कोई सी भी हो तो उसको आई ही होगा। अ या आ के बाद में ओ या औ कोई सा भी हो तो उसको औ ही होगा। तो ये नियम है वृद्धि संधि का। अब इसके ये उदाहरण नियम देख सकते हैं। जमा से पहले अ या आ कोई सा भी हो, बाद में ए या आई कोई सी भी हो तो उसको आई ही बनेगी। तो इसकी पहचान कैसे करोगे, अगर आपने एकदम से जा शब्द को देखकर ही पता लगाना है कि इसमें कौन सी संधि है, तो दो मात्राएं जो आपको देखने को इसमें मिलती है, 99% ऐसे ही आता है। तो दो मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी वृद्धि संधि में। तो ममेव है, संधि क्या होगी, मम प्लस में एव। एक ही एकम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पहले बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है ये अलग अलग। तो एक प्लस में एकम। तवेव है, तव प्लस में एव, तवेव। ये सारे सारे महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर आ, आई और औ को वृद्धि वर्ण कहा जाता है। तो ये लाइन भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अ, आई और औ, इन वर्णों को वृद्धि वर्ण कहा जाता है। अद्यव है जैसे, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद,
अद्य प्लस में एव। लतेव है लता प्लस में एव। तथेव है तथा प्लस में एव। सदैव है सदा प्लस में एव। देवैश्वर्यम है देव प्लस में ऐश्वर्यम। आत्मिक्यम है आत्म प्लस में ऐक्यम। ये वाला है। इसके बाद आ जाता है इसका नया नियम। अ या आ के बाद में ओ या फिर औ कोई सा भी हो तो उसको औ हो जाएगा। जलोग है, बहुत बार आता है एग्जाम में ये वाला, तो जल प्लस में ओघ है। मम औषधि है मम प्लस में औषधि ही। नव औषधि है नव प्लस में औषधि ही। विद्या औचित्यम है तो विद्या प्लस में औचित्यम, क्योंकि जमा से पहले अ या आ कोई सा भी हो, बाद में भी अ या औ कोई सा भी हो तो औ ही बनेगा उसको। आत्मौत्सुक्यम है आत्म प्लस में औत्सुक्यम, आत्मौत्सुक्यम। इसके बाद आ जाता है जो स्वर संधि का नेक्स्ट जो भेद है यण संधि। सूत्र कौन सा है? ये वाला, ई को यण जी। इक को यण करेगा के परे होने पर ये इक। अब ये प्रत्याहार है। इक आयुण रीलरिक वो वाला, आ से का लेकर आक हो जाता है, ई से का तक इक प्रत्याहार। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? आयुण रीलरिक वाले, तो ई ओ रीलरिक कितने होते हैं? कई बार तो ये भी आ जाता है जैसे इक है, इसमें पूछ ले जाते हैं कि इसके अंतर्गत वर्ण कौन कितने आते हैं, तो इनकी संख्या 4 है। ई ओ री लरी, तो इनके स्थान पर यण। अब यण भी, ये भी प्रत्याहार के अंतर्गत ही आएगा। यण में कौन कौन से आ जाएंगे? य र ल व। क्या कहते हैं इनको? कल हमने उच्चारण स्थान किए थे, तो इनको अंतस्थ वर्ण कह देते हैं, सपृष्ठ कह देते हैं, और साथ में अर्ध स्वर जो उसमें भी आते हैं या व। तो इक ई उरिली के स्थान पर यण या र ल व हो जाता है जब ई दीर्घ ई ओ दीर्घ उ री दीर्घ री तथा लरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई को या हो जाएगा, फिर उ को वा हो जाएगा, री को रा और लरी को ला होता है। और ई को यणची सूत्र कई बार तो आ जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि ये यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ई को यणची, ये करेगा यण संधि। ई को या उ को वा री को रा ली को ला होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यद्यपि है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? तो यही हो जाएगा यदि और प्लस में अपि। अब इसकी भी पहचान है। अगर आप सोचते हो कि हमें तो बस ऐसे ही पता होना चाहिए, शब्द रूप देखें और एकदम से पता लगा लें कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसके लिए इसमें आपको जो आधा अक्षर जो वो देखने को मिलेगा, तो लगभग 99% मान के चलो आपको आधा अक्षर जो इसमें देखने को मिलता है। यद्यपि है यदि प्लस में अपि, क्योंकि ये वाला जो ध है, द और या इनके मिलने से बनता है ये। अब यहाँ पर ये यदि है, ई है, ई को क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, तो ऐसे तो होगा ये य द या, मतलब याद हो जाएगा, तभी बनेगा ये वाला ध में, क्योंकि ध में या है यद्यपि। और इत्यादि है, इति प्लस में आदि, यहाँ पर भी ई है, इस ई को या हो जाएगा तो याद हो जाएगा इत्यादि। अत्याचार है, अति प्लस में आचार है, यहाँ पर ई है, ई को या हो जाएगा तो याद हो जाएगा अत्याचार है। इति अवदत है, इति प्लस में अवदत, तो यहाँ पर भी सेम वही, ई को या होकर। नद्यावेग है, नदी प्लस में आवेग है, तो ई को या होकर। इसके बाद आ जाता है सख्यैश्वर्यम, सखी प्लस में ऐश्वर्यम, तो ई को या वैसे ही याद हो जाएगा, सख्यैश्वर्यम बन जाएगा। स्वागतम है, सु प्लस में आगतम, वैसे ही इसमें ई को या हुआ था, और इसके बाद क्या करता है, ई को तो या करेगा और इस ओ को वा करेगा ये। अब यहाँ पर ये वो वाले हैं। अब जैसे ये स्वागतम था तो सु प्लस में आगतम, इस ओ को क्या कर देगा? वह, यही हो जाएगा स्वागतम सु प्लस में आगतम, इस ओ को वा होकर स्वागतम बन जाएगा। अन्वय है, अनु प्लस में आया है, इस ओ को वा हो जाएगा, अन्वय बन जाएगा। अन्वेषणम है, अनु प्लस में एषणम, इस ओ को वा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अन्वेषणम। इसके बाद आ जाता है मध्वरी।
मधु प्लस में अरिहि, वैसे ऊ को वाव कर। वधवागनम है, वधु प्लस में अगनम, महत्वपूर्ण है ये भी, तो वधु प्लस में आगमनम। पितरादेश है, पितृ प्लस में आदेश है। पितृ उपदेश है, पितृ प्लस में उपदेश है। मात्राज्ञा, मातृ प्लस में आज्ञा। लाकृति है, लिरि प्लस में आकृति है। तो ऐसे बनते हैं इनके उदाहरण। इसके बाद आ जाता है जो अयादि संधि है, तो 5 उदाहरण आ जाता है स्वर संधि में। अयादि संधि सूत्र कौन सा है? एचो अवा यव है। अब ये क्या करता है? जब ए आई ओ औ इनके बाद कोई स्वर आए तो ए को आए, आई को आए, ओ को आव, और ये जो औ है इसको आव हो जाता है। इसे अयादि चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 होते हैं, ए आई ओ औ, तो ये अयादि संधि में आते हैं। ए को आए, आई को आए, ओ को आव और औ को आव। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, नयनम है, ने प्लस में अनम, यही है। अब यहाँ पर क्या है? ए है, ये वाली ए थी, ए को क्या होना था? आई, यही है। ए को आई होकर नयनम बनेगा। सैनम है, से प्लस में अनम, सैनम है। नायका है, नई प्लस में आका है, ऐसी है। आई को आए, नई प्लस में आका है, नायका है। भवनम है, भवनम, भो प्लस में अनम, ओ को आव होगा, भो प्लस में अनम। अगर ये वाला होता फिर आव होगा, वो जो जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आगे आएगा। 92 में तो भानो प्लस में ए है, ओ को आव होकर 92 बनेगा। अब पाव का है, इसमें पौ प्लस में का है, औ है, ये वाला औ, इसको क्या होगा? आव होगा, औ का आव होकर पाव का है। इसी प्रकार से नाविका है, इसमें नाविका में क्या बनेगा? 9 प्लस में इका है, नाविका है। भाव प्लस में उका है, भाव का है। इसके बाद है नेक्स्ट जो पूर्व रूप संधि वाला, तो छठा भेद है स्वर संधि वाला, पूर्व रूप संधि। सूत्र कौन सा है? ये वाला, एंग है पदांता दति, ये वाला सूत्र है जो पूर्व रूप करता है। तो पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद भी कहा जाता है। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि हर्षव अ आए तो ए और अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि एकादेश हो जाता है, तथा ओ या अ दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाएगा। अर्थात ए ओ के पश्चात आने वाला अ अपना रूप ए ओ में ही विलीन हो जाता है। उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। ये वाला जो है हर्षवा भी कह देते हैं इसको, अवग्रह चिन्ह भी इसको कह देते हैं। जैसे हरियत्तर है ये वाला, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हरे प्लस में अत्तर। यह होना चाहिए था, लेकिन परंतु अ ए में समा गया है और फिर रूप बना हरियत्तर, ये वाला। तो ये इसकी पहचान है संधि की। हर्षव आ जो आपका अवग्रह चिन्ह वाला, ये देखने को इसमें मिलेगा। तो यहाँ उच्चारण के समय हरेत्तर ही कहा जाता है, अवग्रह का चिन्ह नहीं हो, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता है। तो ये सूत्र भी एग्जाम में आता है। तो इंगह पदांता दति, ये वाला सूत्र है, पूर्व रूप करता है। ये पूर्व रूप में आपको देखने का ये वाला चिन्ह हर्षव अ या फिर कह सकते हैं अवग्रह चिन्ह आपको देखने को मिलेगा शब्द रूप में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके उदाहरण, ते अपि है, ते प्लस में अपि है, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर अवग्रह वाला। हरे अव है, हरे प्लस में अव। वृक्ष अपि है, वृक्ष प्लस में अपि है। जले अस्ति है, जले प्लस में अस्ति ही। गोपालो अहम, गोपाल है प्लस में अहम, गोपालो अहम।
विष्णु है, विष्णु प्लस में अव, विष्णु अव। तो ये होंगे इसके सूत्र के उदाहरण। इसके बाद आ जाता है प्रकृति भाव। तो स्वर संधि का नेक्स्ट भेद है प्रकृति भाव। सूत्र की बात करें तो प्लुत प्रक्रियाची नित्यम। तो क्या करता है ये प्रकृति भाव, प्लुत प्रक्रियाची नित्यम। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रक्रिया संज्ञक होता है और उसके बाद में आ जाता है तो प्लुत एवं प्रक्रिया वर्णों का संधि न होते हुए प्रकृति भाव होता है। तो यहाँ पर ये इसमें दो सूत्र एक साथ लगते हैं। इद्वचनम प्रगृहम के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा और प्लुत प्रगृहा चिन्हित्यम के द्वारा प्रकृति भाव, ये दोनों सूत्र एक साथ लगते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों ही सूत्र। और इसका नेक्स्ट सूत्र है अदसो मात। दीर्घ ई दंत, तो दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए दंत और द्विवचन रूपों की प्रक्रिया संज्ञा होती है, अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में दीर्घ ई, दीर्घ उ या फिर ए हो तो उनकी प्रक्रिया संज्ञा होगी, तथा जिनकी प्रक्रिया संज्ञा होगी उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। तो ये दोनों सूत्र महत्वपूर्ण हैं। जैसे कवि प्लस में इच्छता है, विष्णु प्लस में इमौ, बालिके प्लस में आगच्छता है। यहाँ पर कवि, विष्णु और बालिके ये क्रमशः हैं दीर्घ इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रगृह संज्ञक हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। इसलिए कवि इच्छता है, विष्णु इमौ, गंग्यामु, बालिके आस्ते। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बालिके आगस्त हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, न कि कविस्त हैं बन जाएगा। अदस शब्द के माँ के बाद में, अदस शब्द के माँ के बाद में दीर्घ ई या दीर्घ उ आए तो वहाँ पर भी प्रक्रिया संज्ञा होगी। जैसे अमी प्लस में ईस है, अमीस है। अमु प्लस में आस्ते, अमु आस्ते। तो यहाँ पर अमी और अमु प्रक्रिया संज्ञक हैं, इसलिए किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण। वैसे तो जितनी भी संधि है सभी की सभी महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में तो किसी के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। तो प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है ए ही कृष्ण है। अतर गोह चरती, यहाँ पर अ और आ में दीर्घ संधि नहीं हुई है, क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में अ जो है वो प्लुत है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर स्वर संधि का जो भेद है वो है परूप संधि। सूत्र की बात करें तो इंगी परूपम, ये क्या करता है परूप। तो उपसर्ग के अ के पश्चात यदि उपसर्ग के आ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उनका परूप एक आदेश हो जाएगा। इस परूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद भी कहा जा सकता है। परूप कार्य से तात्पर्य है जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान उसमें मिल जाए। क्या? परूप कार्य से तात्पर्य है जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा अगले शब्द के आदि वर्ण के समान अवकर उसमें मिल जाए। तो जैसे यहाँ पर प्रेजते है, तो प्रेजते हो गया प्र प्लस में एजते, तो इसमें वृद्धि कार्य प्रेजते होना चाहिए था, लेकिन प्र में स्थित अ की स्थिति में ए में ही मिल गया है, तो अ और ए। तो ये होती है अ के पश्चात। अब ये क्या है
प्रा ये कितने होते हैं, उपसर्ग है, कितने होते हैं 22 हैं। तो उपसर्ग ये भी आप याद रखिएगा, उपसर्ग के आ के बाद यदि ए या फिर ओ आए तो उनको पररूप हो जाएगा, क्या हो, या तो ए या फिर ओ। तो इस परूप संधि में वृद्धि संधि का अपवाद भी आप इसे कह सकते हैं। परोपकार से तात्पर्य कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए। प्रेजते प्रा प्लस मेजते, तो इसमें वृद्धि कार्य प्रेजते होना चाहिए था, लेकिन प्र में स्थित अ की स्थिति में ए में ही ये मिल गई है, इसलिए अ और ए दोनों के स्थान में एक आदेश हो गया है। तो यहाँ पर अ की अपनी सत्ता ही नहीं बची है, इसलिए प्र प्लस में एजते प्रेजते हैं, उप प्लस में औस्थि उपोस्थि यह बने हैं। अब ये जो है दोनों के दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दो ही उदाहरण हैं बस इसके, इस उत्तर के इंगी परूपम के, दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंगी परूपम परूप करेगा, प्र प्लस में स्थे प्रेजते, उप प्लस में औस्थि उपोस्थि, तो ये दो इसके उदाहरण हैं। तो ये आपकी जो स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे जो है आपके ये आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पार्ट है। फिर नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम व्यंजन संधि जो उसको करेंगे, और यही हम आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।